गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 28 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोग अपना टॉपिक लेके चल रहे हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था टाइप्स ऑफ फ्लो क्या होते हैं। हम लोगों ने लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, रोटेशनल, इरोटेशनल, इन सारे फ्लो को हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे डियर, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारे कुछ और फ्लो, जैसे हमारे स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होते हैं, स्ट्रीक लाइन फ्लो क्या होते हैं, पथ लाइन फ्लो क्या होते हैं, और साथ में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस क्या होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं कि एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के साथ में, देन हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीक लाइन फ्लो, और उसके आगे वॉर्टिसिटी, सर्कुलेशन, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो टॉपिक या चैप्टर लेके चल रहे हैं डियर, ये चैप्टर हम लोग लेके चल रहे हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग केवल और केवल स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ फ्लूइड हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉट कॉज ऑफ मोशन। तो अब हम लोग इसी के आगे डिस्कस करने चल रहे हैं एक टॉपिक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, इसे हम लोग सात्यता समीकरण भी कहते हैं। ये इक्वेशन क्या होती है डियर, देखिए ये इक्वेशन तीन तरीके से आती है। फर्स्ट हमारी किसके लिए आती है, 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए आती है। सेकेंड हमारी किसके लिए आती है, 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए आती है। और थर्ड हमारी किसके लिए आती है, 1 डायमेंशनल फ्लो के लिए आती है। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है डियर कि जब कोई ट्यूब में, सपोज करिए कि ट्यूब का क्रॉस सेक्शन ऐसा है, कुछ देर बाद ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। अब इस ट्यूब से अगर हमारा कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, मान लो कि इस तरीके से इस ट्यूब में एक लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है, एक लिक्विड हमारा इस तरीके से इसमें फ्लो कर रहा है। चलिए, तो अब क्या है डियर कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, मान लीजिए हम इस क्रॉस सेक्शन की बात करें, इस क्रॉस सेक्शन की बात करें, या इस क्रॉस सेक्शन की बात करें, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे मास फ्लो रेट उसका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये क्या टर्म आ गया कि मास फ्लो रेट कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शन 1 1 2 2 3 3, तो हम ये देख रहे हैं डियर, एक इक्वेशन हमने केवल ये लिखा कि मास फ्लो रेट, केवल ये लिखा हमने मास फ्लो रेट ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन, एनी क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया डियर कि एक हम लोगों ने लिया, इस जगह पे मास लिया m1, इस जगह पे मास लिया m2, इस जगह पे मास लिया m3। हमने ये देखा कि जो कोई लिक्विड हमारा यहां से इंटर कर रहा था, तो उस समय यहां पर कुछ इसका एरिया रहा होगा A1, वेलोसिटी रही होगी V1, और प्रेशर रहा होगा P1। यहां पे जो फ्लूइड हमारा इंटर कर रहा है, एरिया रहा होगा A2, वेलोसिटी V2 एंड प्रेशर P2 रहा होगा। और यहां पे एरिया A3, वेलोसिटी V3 और प्रेशर P3 रहा होगा। अब हम ये देख रहे हैं डियर कि जब इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कम होगा तो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी, और प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा होने की वजह से फ्लूइड की वेलोसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इन सभी को हम लोगों ने एक साथ जब स्टडी किया, यदि फ्लूइड हमारा कैसा हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, तो उस समय हमने देखा कि इस क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम मतलब 1 मिनट, 10 मिनट, 1 सेकेंड, किसी भी एक यूनिट टाइम पे अगर हम लोगों ने देखा जितना लिक्विड इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस करेगा, उसी टाइम पे अगर हम इस क्रॉस सेक्शन पे देखेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड हमारा इस क्रॉस सेक्शन से भी क्या करेगा, क्रॉस करेगा, और उसी टाइम पे इस क्रॉस सेक्शन से भी सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड हमारा क्रॉस करेगा। इसी को हम लोगों ने कहा डियर
कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, मतलब जितना मास हमारा इस जगह से क्रॉस करेगा उतना ही मास हमारा इस जगह से क्रॉस करेगा और वही सेम मास इस जगह से क्रॉस करेगा। दैट मीन्स मास आपका नहीं कहीं भी लॉस होगा। इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं डियर, यदि हम m1 डॉट का मतलब होता है मास फ्लो रेट, यह हमारा हो जाएगा m2 डॉट इज इक्वल टू m3 डॉट के हो जाएगा। मास फ्लो रेट ऑफ 1 इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ 2 इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ 3 के होगा। इसी को हम लोग कहते हैं डियर कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारा हो गया। अब अगर हम डिस्चार्ज के फॉर्म में देखें तो इस क्रॉस सेक्शन पे सपोज करो डिस्चार्ज हमारा Q1 था, इस क्रॉस सेक्शन पे डिस्चार्ज हमारा Q2 था और इस क्रॉस सेक्शन पे डिस्चार्ज Q3 था। अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम एट एनी क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। यदि हमारा पर यूनिट टाइम पे Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 हो जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। दैट मीन्स डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, या इसी को हम लोग सात्यता समीकरण कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डियर, डिस्चार्ज या मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट और डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम एट एनी क्रॉस सेक्शन, डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम एट एनी क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन, discharge per unit time at any cross section are constant is called continuity equation, continuity equation। तो ये हमारा हो गया डियर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन या सात्यता समीकरण। अब इसके लिए अगर हम एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का मतलब एक हम लोग जनरल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखना चाहें, यहां से देखिए डियर, अगर हम लोग जनरल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखना चाहें फॉर 3 डायमेंशनल फ्लो, फॉर 3 डायमेंशनल फ्लो, 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए, दैट मीन्स 3D फ्लो के लिए अगर हम लोग जनरल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखना चाहें तो आइए लिखते हैं। तो यहां पे हमारा क्या होगा, फॉर जनरल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो इसके लिए हम ये जान रहे थे डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी के होता है। अगर हम डिस्चार्ज की बात करेंगे डियर तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी के होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी के होता है। अब यहां से डिस्चार्ज का ये हमारा तो ये हो गया फार्मूला, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब अगर हम बात करें तो ये हमारा पहले देखिए, इससे जस्ट पहले हम देखेंगे कि फ्लूइड हमारा 2 तरीके से फ्लो कर सकता है। फ्लूइड हमारा 2 तरीके से फ्लो कर सकता है। फर्स्ट हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड हो सकता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड हो सकता है, और सेकंड हमारा इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हो सकता है। अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करेंगे डियर, कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करेंगे तो कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो डिस्चार्ज Q1 बराबर Q2 के होगा तो वहां से Q1 की जगह डेंसिटी ρ1 इंटू एरिया A1 इंटू वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू डेंसिटी ρ2 इंटू एरिया A2 इंटू वेलोसिटी V2 के होता है। ये होता है
कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, क्योंकि जब किसी क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे एरिया कम होगा तो फ्लूइड पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, यहाँ पे डेंसिटी कुछ और हो जाएगी, और यहाँ एरिया बढ़ जाएगा तो फ्लूइड के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो यहाँ पे डेंसिटी कुछ और हो जाएगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा डियर, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए इसकी यहाँ पे डेंसिटी बदलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q2 जब लिया तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 के हो जाएगा। इफ अब देखें इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमारी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब ρ1 बराबर ρ2 इज इक्वल टू रो, ये हमने ले लिया। तो उस केस में यहाँ पे इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम वैल्यू रखेंगे ऐसे इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। अब यहाँ से हम ρ1 इज इक्वल टू ρ2 कर दें, रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2 कर दें, तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यही हमारा होता है डियर जनरल डिस्चार्ज का फार्मूला। जनरल डिस्चार्ज का फार्मूला हमारा ये होता है। अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं, ये होता है फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। ये जो इक्वेशन आती है ये आता है फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए डियर हमारा होता है डिस्चार्ज Q बराबर A1 V1 A2 V2 एंड A3 V3 जो भी आपका होता चला जाएगा। अब बात करेंगे डिस्चार्ज इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। डिस्चार्ज इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में जब हम लोग डिस्चार्ज निकालेंगे तो हम ये देखेंगे डियर कि चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी इन z डायरेक्शन एंड चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दो चीज हम लोग देखते हैं डियर, जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो दो चीज हम लोग देखते हैं। देखो एक तो हम लोग लेते हैं इफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन में हमने क्या लिया था u, y डायरेक्शन में क्या लिया था v एंड z डायरेक्शन में हमने क्या लिया था w। अब ये हमने लिया तो हम ये जानते हैं डियर कि जब जनरल इक्वेशन लिखेंगे हम लोग इसके लिए तो ये हमारे लिए क्या होता है, जनरल इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन आपसे पूछा जा सकता है, जनरल इक्वेशन इन फॉर 3D डिस्चार्ज, फॉर 3D डिस्चार्ज। तो ये हमारा होता है डियर, देखें एक तो सिंपल सा होता है, ऐसे होता है चेंज इन डेंसिटी, ऐसे चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा तो डेंसिटी चेंज होगी, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होगा तो ये डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब यहां से देखिए चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस यहां पे हम लोग कर देंगे चेंज इन डेंसिटी u वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इन x डायरेक्शन प्लस चेंज इन डेंसिटी v डायरेक्शन वेलोसिटी में x की बजाय y डायरेक्शन में वेलोसिटी हमने क्या ले लिया v प्लस चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू w अपॉन z डायरेक्शन। ये हमारा होता है डियर एक जनरल, ये कांस्टेंट होता है, ये बराबर किसके होता है, जीरो के। जीरो का मतलब ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं जनरल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये इक्वेशन जो हमारी होती है ये कहलाती है जनरल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब इस जनरल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में हम यदि फ्लो को लैमिनार कर लें
लैमिनार का मतलब स्टडी फ्लो ले ले। स्टडी फ्लो का मतलब होता है पर यूनिट टाइम पे। ये वाला जो आपका आ रहा है डियर, यहां पे होता है लोकल एक्सेलरेशन की वजह से, लोकल एक्सेलरेशन की वजह से। और ये जो यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंस आते हैं, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इन तीनों के लिए हमारा होता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो ये हमारे हो गए एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो भी चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन डेंसिटी इन यू वेलोसिटी में, चेंज इन डेंसिटी इन वी वेलोसिटी में, चेंज इन डेंसिटी इन डब्ल्यू वेलोसिटी में, मतलब एक्स यू वी डब्ल्यू किसी भी डायरेक्शन में ये हमारी होगी, तो उसकी डेंसिटी अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो चेंज होगी। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा डियर यू वी डब्ल्यू के डायरेक्शन में ये जनरल इक्वेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। यदि फ्लो हमारा कैसा हो जाए, यदि फ्लो हमारा स्टडी हम कंसीडर कर लें, इस 3D डायमेंशन में फ्लो हम स्टडी कंसीडर कर लें, तो स्टडी फ्लो के लिए चेंज इन डेंसिटी इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टडी फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन पे आपका लिक्विड क्या होगा, एक ही वेलोसिटी से फ्लो करेगा। जब वेलोसिटी डिफरेंस नहीं होगा तो डेंसिटी डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां से हम लोग ये देख लें, फॉर स्टडी फ्लो, फॉर स्टडी फ्लो, अगर स्टडी फ्लो हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये हमारा क्या होगा डियर, चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि क्रॉस सेक्शन, एक ही क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी सेम है। तो अब आइए उसके लिए देख लेते हैं। जब इसको 0 कर लेंगे तो अब हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन 3D और 3D होगा कब, जब फ्लो स्टडी होगा, व्हेन फ्लो स्टडी। तो उस केस में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपका इस तरीके से आएगा, आपका हो जाएगा। देखिए इस वाले यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे थे डियर, ऐसे देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा था, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एंड ये तीनों इक्वेशंस बराबर किसके हो जाएगी, 0 के हो जाएगी। तो डेल वाई डेल एक्स इंटू चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू यू प्लस डेल वाई चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वी प्लस डेल वाई डेल जेड चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये एक जनरल इक्वेशन हो जाएगी, किसके लिए, जनरल इक्वेशन हो जाएगी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन 3D डायमेंशंस व्हेन फ्लूइड फ्लो स्टडी होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन ये देख लेते हैं, व्हेन फ्लूइड इज, अच्छा ये किसके लिए बात हो रही है, सारी बात हो रही है व्हेन फ्लूइड इज कंप्रेसिबल। जब फ्लूइड आपका कंप्रेसिबल होगा तभी तो डेंसिटी चेंज इन यू डायरेक्शन, डेंसिटी चेंज इन वी, डेंसिटी चेंज इन डब्ल्यू आएगा। यदि फ्लूइड आपका क्या हो जाएगा, देखो ये जो डेंसिटी चेंज है ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, जब फ्लूइड आपका इनकंप्रेसिबल हो जाएगा तो ये डेंसिटी क्या हो जाएंगे, आपकी कांस्टेंट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट कंडीशन हम लोग ये देख लें, व्हेन फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, व्हेन फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, जब फ्लूइड आपका क्या हो जाए, इनकंप्रेसिबल हो जाए, तो उस केस में हम ये जानते हैं डियर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहां से डेंसिटी जब हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो जनरल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन in 3D when flow is study incompressible, जब फ्लूइड आपका स्टडी भी हो और इनकंप्रेसिबल भी हो,
स्टडी होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल होगा तो सबकी डेंसिटी कांस्टेंट है तो डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसका आपका फार्मूला बनेगा, देखो डेंसिटी आपके क्या होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सारी कैंसिल हो जाएगी, तो आपकी अब फार्मूला बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन प्लस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन प्लस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तब ये हमारा हो जाएगा डियर एक जनरल इक्वेशन इन 3D डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जहां पे हमारा क्या हो जाएगा, u v w इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन x y z डायरेक्शन, जहां पे हमारे वेयर u v w is the velocity component in x y and z direction, velocity component in x, y and z डायरेक्शन। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा डियर, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अगर 2 डायमेंशनल हो जाएगा तो जेड डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे। यहां से देखिए यदि हमारा फ्लूइड आपका क्या हो जाए, 2 डायमेंशनल फ्लो हो जाए, 2 डायमेंशनल फ्लो हो जाए तो एक डायरेक्शन डेल जेड बराबर 0 हो जाएगा। 1 डायमेंशन हो जाए तो किसी भी, देखो ऐसे देखिए, इन 2 डायमेंशन फ्लो इन 2D फ्लो। अब 2D फ्लो होगा तो यहां से आपको पता चल जाएगा, या तो फ्लूइड आपका क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहां से हम लोग डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। देन अगर जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी तो ये इक्वेशन मिलेगी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ से डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 हम लोगों ने कंसीडर किया है। यदि यू डायरेक्शन यानी कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी तो उसके लिए 2D फ्लो हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने कंसीडर किया है डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाता है डियर 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए इस तरीके की इक्वेशन हम लोग इंपोज करते हैं। 1 डायमेंशन फ्लो हो जाएगा तो 1 डायमेंशन फ्लो जनरली होता नहीं, बट हम लोग कंसीडर करने के लिए एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो वाई और जेड का 0 हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो जेड और एक्स का 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 डायमेंशन फ्लो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये हो गया हमारा डियर जनरल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, स्ट्रीक लाइन फ्लो क्या होता है और पथ लाइन फ्लो क्या होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो, देखिए स्ट्रीम लाइन फ्लो होता क्या है डियर, कि जब कोई फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो कर रहा हो तो जिस पोजीशन पे वो पहुंचेगा उस इंस्टेंट पोजीशन पे उस फ्लूइड पार्टिकल्स के एलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट लाइन आपकी कहलाएगी स्ट्रीम लाइन। मतलब फिर से देखिए, सपोज करिए कि एक फ्लूइड पार्टिकल्स किसी इंस्टेंट टाइम पे इस तरीके से मान लीजिए मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक समय फ्लूइड यहाँ पे था, एक समय यहाँ पे था, एक समय यहाँ पहुंचा होगा, फिर यहाँ पहुंचा होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो अब यहाँ से देखो पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट टाइम पे मान लो जब फ्लूइड यहाँ पहुंचा था, इस समय इसका एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएगा। जब फ्लूइड यहाँ पहुंचा तो इस समय इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे होगा। जब फ्लूइड यहाँ पहुंचेगा तो इसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा। जब फ्लूइड यहाँ पहुंचा तो टेंजेंट ये होगा। जब फ्लूइड यहाँ पहुंचा तो टेंजेंट ये होगा। तो अब ये हम देख रहे हैं कि एवरी क्रॉस सेक्शन पर किसी इंस्टेंटेनियस टाइम में हम फ्लूइड के
फ्लूइड के मोशन की डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट उस इंस्टेंटेनियस टाइम पे, उस समय फ्लूइड के वेलोसिटी के डायरेक्शन को स्लो करेगा। इसी थ्योरी को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस समय फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब फ्लूइड इस डायरेक्शन में आ गया है, यहां पे आ गया, यहां पे इस पर एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जिसे हम स्पर्श बोलते हैं, तो स्पर्शी लाइन या टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया। तो इस पोजीशन पे, इस टाइम पे फ्लूइड की डायरेक्शन ये है, यहां पे देखा तो फ्लूइड की डायरेक्शन ये है, यहां पे देखा तो फ्लूइड की डायरेक्शन ये है, यहां पे देखा तो फ्लूइड की डायरेक्शन ये है। तो यही हमारी कहलाती है स्ट्रीम लाइन। और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है डियर। स्ट्रीम लाइन इज ए इमेजिनरी लाइन which show the velocity of fluid at any instant when draw the tangent on fluid particles। तो ये हमारा होता है, इस तरीके से देखिए डियर क्या होता है। स्ट्रीम लाइन इज ए कर्व, स्ट्रीम लाइन इज ए इमेजिनरी कर्व streamline is a imaginary curve that at every point to draw its tangent which gives the direction and velocity of fluid particles तो अब ये हमारी होती है डियर, दिस लाइन इज कॉल्ड, ये जो लाइन हमारी बन रही है इसी को कहते हैं स्ट्रीम लाइन, इसी को कहते हैं स्ट्रीम लाइन। अब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ हमने कनेक्ट कर दिया, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन। जब ये सारे फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइन। अब इस स्ट्रीम लाइन में एक कॉन्सेप्ट आया कि क्या ये स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कभी कट कर सकती है। तो ऐसे देखो डियर कि पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे ये स्ट्रीम लाइन इस डायरेक्शन में थी, थोड़ा सा आगे बढ़ गई तो ये इस डायरेक्शन में हो गई, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ गई तो ये हमारी क्या हो गई, इस डायरेक्शन में हो गई, और आगे बढ़ गई तो इस डायरेक्शन में हो गई, और आगे बढ़ गई तो इस डायरेक्शन में हो गई। तो इस तरह से हमने क्या देखा डियर कि स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती या एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकती हैं। तो हम यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हैं कि स्ट्रीम लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। स्ट्रीम लाइन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये लाइन इधर जा रही है, कभी इसके आगे की किसी भी लाइन को एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना। तो स्ट्रीम लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट, स्ट्रीम लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। एक दूसरे को कभी भी, जैसे मान लो कि एक स्ट्रीम लाइन ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, तो कैन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? तो स्ट्रीम लाइन डियर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। चलिए ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं सिमिलर स्ट्रीम लाइन से रिलेटेड, हम लोग बात करते हैं स्ट्रीक लाइन एंड पथ लाइन। तो ये तो समझ में आ गया आपको
कि जो, अच्छा और भी एक समझिएगा, स्ट्रीम लाइन इज ए इमेजिनरी कर्व। ये जो हम लोग बनाते हैं ये वाला जो कर्व, ये हमारा क्या है, एक इमेजिनरी कर्व है जो पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस समय पे इसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन को दिखाता है। तो ये समझिएगा कि स्ट्रीम लाइन एक इमेजिनरी कर्व है और कभी भी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रीक लाइन क्या होता है और पथ लाइन क्या होता है। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं पथ लाइन फ्लो। पथ लाइन फ्लो। देखिए पथ लाइन का मतलब क्या होता है डियर, कि यदि हम किसी फ्लूइड पार्टिकल्स पे फोकस कर दें, किसी फ्लूइड पार्टिकल्स पे फोकस कर दें और वो फ्लूइड पार्टिकल्स जिस भी पथ को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेगा उसी के पीछे पीछे हम एक लाइन ड्रॉ करते चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, एक पथ मिल जाएगा। ऐसे फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, पथ लाइन फ्लो, है ना। मतलब अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल, सपोज करो डियर, यहाँ पे था, कुछ देर बाद यहाँ पे आ गया, कुछ देर बाद यहाँ पे आ गया, फिर 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 ऐसे। तो इस तरीके से ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, यदि इसके पीछे हम किसी व्यक्ति को लगा दें और वे व्यक्ति क्या करे, यहाँ से एक लाइन को, मतलब एवरी पोजीशन पे एक लाइन ड्रॉ करता चला जाए तो ये लाइन हमारी क्या बन जाएगी, एक पथ बन जाएगी। इस तरीके के फ्लो को हम लोग बोलते हैं पथ लाइन फ्लो। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर फ्लूइड के पीछे हमें लगना पड़ेगा, सारे फ्लूइड के एवरेज बिहेवियर पे नहीं लगना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर फ्लूइड पे हम अपनी स्टडी को फोकस करेंगे और वो फ्लूइड हमारा जिस डायरेक्शन में, जिस पोजीशन पे जा रहा होगा उस पे एक पथ बनाएंगे, एक पथ ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं पथ लाइन फ्लो। और हम लोगों ने दो अप्रोच देखा था डियर, एक लेग्रानियन अप्रोच और एक आइलेरियन अप्रोच। तो लेग्रान के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स पे हम अपनी स्टडी को कंसंट्रेट करें और उस फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी, मोशन और बिहेवियर की स्टडी करेंगे, तो दैट टाइप ऑफ स्टडी आर कॉल्ड लेग्रान अप्रोच। और यहाँ पर देखो पथ लाइन फ्लो भी हम किसी एक फ्लूइड पार्टिकल्स पे कंसंट्रेट करके स्टडी कर रहे हैं, तो पथ लाइन फ्लो इज आल्सो कॉल्ड लेग्रानियन अप्रोच। आइलेरियन अप्रोच में हम लोग क्या करते थे, सम ऑफ फ्लूइड के एवरेज बिहेवियर की स्टडी करते थे, और आइलेरियन अप्रोच में हम लोग क्या करते, लेग्रानियन अप्रोच में हम लोग किसी इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स की स्टडी करते थे। तो यहां से देखिए डियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, पथ लाइन फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो पथ लाइन फ्लो क्या होता है, इट इज द लोकस लाइन ऑफ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स। ये एक लोकस लाइन है जो किसी सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स के ध्रुव बनाई गई है एट डिफरेंट इंस्टेंट पोजीशन, अलग अलग इंस्टेंट पोजीशन पे ये फ्लूइड पार्टिकल्स हमारा कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है। तो अलग अलग फ्लूइड पोजीशन पे ये अपने इंडिविजुअल पार्टिकल्स का डिफरेंट टाइम पे पाथ को शो कर रहा है। वहां से एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे या एक पाथ बनाएंगे। तो इस तरीके के दैट टाइप ऑफ फ्लो आर कॉल्ड पथ लाइन फ्लो। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, कि पथ लाइन फ्लो इज आल्सो स्टडी बाय लेग्रांज अप्रोच या लेग्रांज मेथड। ये क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है क्योंकि इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स पे हम लोग अपनी स्टडी कंसंट्रेट कर रहे हैं। दैट मीन्स पथ लाइन फ्लो इज स्टडी
स्टडी इन लैग्रानियन अप्रोच, लैग्रानियन अप्रोच। तो यहां से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसको आपको क्या करना है, हाईलाइट मार्क्स कर लेना है इस पथ लाइन फ्लो को। अब दूसरी बात देखो कि पथ लाइन फ्लो, मान लो कोई फ्लूइड पार्टिकल्स आगे बढ़ रहा है। सपोज करो कि एक फ्लूइड पार्टिकल्स इस तरीके से आगे बढ़ रहा था, कभी वो ऐसा भी आगे बढ़ सकता है। फ्लूइड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हमारा उसका एक क्या बनेगा, पथ बनेगा। पथ लाइन फ्लो आपका ऐसा आगे बढ़ सकता है, इस तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो दोनों या तीनों केस में यहां पे देखो डियर, ये पथ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पे एक दूसरे खुद को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसमें देखो पथ लाइन अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन इसमें पथ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पथ लाइन इज इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो ये हमारी क्या है, पथ लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दूसरी बात, ये जो लूप लाइन बन रही है, पथ लाइन इज आल्सो फॉर्मेशन द लूप लाइन, लूप लाइन बना सकती है। तो इस तरीके से पथ लाइन हम लोग क्या करेंगे डियर, इस तरीके से हम इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं कि पथ लाइन, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, पथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो सकती हैं। दूसरी बात, पथ लाइन फॉर्मेशन लूप लाइन, पथ लाइन इज ऑल्सो फॉर्मेशन लूप लाइन, पथ लाइन इज ऑल्सो फॉर्मेशन लूप लाइन। तो ये था हमारा डियर किसके लिए, पथ लाइन के लिए कंप्लीट डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं कि एक स्ट्रीक लाइन क्या होता है, STREK, स्ट्रीक लाइन। तो चलिए इसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्ट्रीक लाइन। देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डियर, हम लोगों ने स्ट्रीम लाइन डिस्कस किया, पथ लाइन डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं स्ट्रीक लाइन। देखिए स्ट्रीक लाइन क्या होती है डियर, मान लो कि कोई ये इस तरीके से नोजल था, अब इस नोजल से कोई फ्लूइड हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है। चलिए इस नोजल से ये कोई फ्लूइड हमारा ऐसे इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब यहां से देखो सारे फ्लूइड पार्टिकल्स जब बाहर निकलेंगे तो सभी फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे। कोई फ्लूइड पार्टिकल्स उसी पर्टिकुलर टाइम पे अलग पोजीशन पे होगा और कोई फ्लूइड पार्टिकल्स उसी पर्टिकुलर टाइम पे अलग पोजीशन पे होगा। तो यहां पे सपोज करिए डियर, हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं और यहां पे हम इस लाइन का मतलब ये देखते हैं डियर कि सपोज करो कि ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ये फ्लूइड पार्टिकल्स 1 के लिए है, सेकेंड वाली लाइन फ्लूइड पार्टिकल्स 2 के लिए, थर्ड वाली 3 के लिए और 4 के लिए। हम अभी यहाँ पे केवल 4 फ्लूइड पार्टिकल्स ले रहे हैं तो इनफाइनाइट फ्लूइड पार्टिकल्स, लेकिन अभी 4 फ्लूइड पार्टिकल्स ले रहे हैं। और सपोज करो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब मान लो कि 10 बजे 10 बजकर 10 मिनट पर हम किसी इंस्टेंट पोजीशन पे देखेंगे तो हो सकता है उस समय फ्लूइड पार्टिकल्स 1 इस पोजीशन पे हो, फ्लूइड पार्टिकल्स 2 इस पोजीशन पे हो, फ्लूइड पार्टिकल्स 3 यहां हो, फ्लूइड पार्टिकल्स 4 यहां हो। मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं डियर कि अगर इनके बीच रिलेटिव मोशन होगा तो ये एक ही क्रॉस सेक्शन पे नहीं होंगे, इनकी पोजीशन तो चेंज होगी, रिलेटिव पोजीशन चेंज रहेगी क्योंकि बीच में रिलेटिव मोशन होगा, लेकिन उसी पर्टिकुलर टाइम पे ये जिस पोजीशन पे होंगे उस पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे डियर, इन सभी पोजीशन को एक दूसरे से मिला देंगे। सिमिलर अब हम बात कर ले रहे हैं, मान लो
10 बजे की बजाय 11 AM पर। यदि हम 11 AM पे बात करें तो उस समय हो सकता है फ्लूइड पार्टिकल्स 1 इस पोजीशन पे रहा हो, फ्लूइड पार्टिकल्स 2 यहाँ पे, फ्लूइड पार्टिकल्स 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे रहा हो, ऐसे उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। सिमिलर 12 बजे एक फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ था, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा। तो अब हम बात करेंगे पहले 11 बजे ये फ्लूइड पार्टिकल्स जहाँ पे थे इनको आपस में इंटरसेक्ट करो। 11 बजे ये कहाँ थे, यहाँ पे थे, इस तरीके से एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो गए। 12 बजे फ्लूइड पार्टिकल्स कैसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस तरीके से इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हमने देखा डियर कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फ्लूइड पार्टिकल्स अलग अलग पोजीशन पे होंगे, लेकिन उन अलग अलग पोजीशन को अगर हम एक कर्व से ट्रेस करना चाहें तो उसी कर्व को हम लोग बोलते हैं डियर स्ट्रीक लाइन। उसी कर्व को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीक लाइन। दैट मीन्स ये वाली हमारी कहलाएगी स्ट्रीक लाइन 1, क्योंकि फर्स्ट फ्लूइड के लिए एक पोजीशन पे देखा, फिर कुछ देर बाद हमने उसकी पोजीशन चेंज करके देखी, तो इस समय एक स्ट्रीक लाइन ये हमारे लिए बनी स्ट्रीक लाइन। और कुछ देर बाद हमने देखा तो फ्लूइड के पार्टिकल्स एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो ये वाली जो लाइन हमारे लिए बनी ये हमारे लिए मान लो बन गई स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीक लाइन थर्ड। तो इस तरीके की लाइन को हम लोग कहते हैं डियर स्ट्रीक लाइन। ये हमारा क्या होता है कि एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगी, जिस वजह से उनके फ्लूइड के पार्टिकल्स रिलेटिव पोजीशन को चेंज करेंगे। उन सभी रिलेटिव पोजीशंस को एक साथ उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम लोग मैच करा दें तो जिस लाइन से मैच कराएंगे उसी लाइन को हम लोग कहते हैं स्ट्रीक लाइन। और देखिए ऐसे देखिए, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम, एट एनी particular instant टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे द रिलेटिव पोजीशन चेंज ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, देखिए हमारे क्या होंगे, पहले तो ये हो जाएंगे रिलेटिव चेंज इन फ्लूइड पार्टिकल्स। फ्लूइड पार्टिकल्स के क्या होंगे, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन, ये यहां से हमारा हो जाएगा डियर रिलेटिव चेंज इन पोजीशन, पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स आर डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट हो जाएंगे। तो व्हेन कनेक्ट दीज पोजीशंस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट दीज इंस्टेंट, उसी समय पे कनेक्ट दीज फ्लूइड पार्टिकल्स, कनेक्ट दीज फ्लूइड पार्टिकल्स एट दिस इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पे हम सभी फ्लूइड पार्टिकल्स को कनेक्ट कर दें, तो जिस लाइन से इन सभी को कनेक्ट करेंगे उसी लाइन को हम लोग स्ट्रीक लाइन कहते हैं। द लाइन विच कनेक्ट, द लाइन विच कनेक्ट दीज फ्लूइड पार्टिकल्स, दीज फ्लूइड पार्टिकल्स at this instant, at this instant is called स्ट्रीक लाइन। तो इस तरीके से ये हमारी हो जाएगी डियर स्ट्रीक लाइन, जो हमारी क्या हो जाएगी, किसी भी रिलेटिव चेंज पोजीशन को चेंज करेगी और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसको हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारी कहलाएगी स्ट्रीक लाइन। तो ये हो गया हमारा डियर स्ट्रीक लाइन फ्लो।
स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड पथ लाइन फ्लो। अच्छा, इसमें एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लें कि स्ट्रीक लाइन में किसी एक फ्लूइड पार्टिकल्स पे हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं डियर कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे सभी फ्लूइड जिस पोजीशन पे होंगे उनको एक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, वही लाइन हमारी कहलाएगी स्ट्रीक लाइन। तो इसका मतलब स्ट्रीक लाइन इज द स्टडी बाय आइलेरियन अप्रोच। स्ट्रीक लाइन मेथड इज स्टडी बाय आइलेरियन अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड के सम की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डियर स्ट्रीक लाइन अप्रोच स्टडी बाय स्ट्रीक लाइन इज स्टडी बाय Eilerian approach। Eilerian अप्रोच। तो ये हमारा हो गया डियर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन। अच्छा, यहां से देखो ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स हमारे जा रहे हैं, अगर इसी में हम समझना चाहें तो ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स जा रहे हैं ये कौन सी लाइन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं? पथ लाइन। इसमें तीनों चीजें हमें दिखाई दे सकती हैं। ये पथ लाइन हो गया। पथ लाइन एक दूसरे फ्लूइड पार्टिकल्स के पथ लाइन को भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं और खुद की पथ लाइन को भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अगर यहीं पे उसी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखो, इस पोजीशन पे इसके फ्लूइड का हम लोग ये देखते तो ये टेंजेंट ऐसे ड्रा होता, इस समय इसकी वेलोसिटी ये थी, इस पोजीशन पे ये फ्लूइड पार्टिकल्स का टेंजेंट ये ड्रा होता, इस पोजीशन पे टेंजेंट ये ड्रा होता, इस पोजीशन पे टेंजेंट ये ड्रा होता। तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग टेंजेंट हम लोग ड्रा करेंगे। तो ये हमारा कहलाएगा, ये जो टेंजेंट जा रहा है इसी टेंजेंट को हम लोग कहते थे स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम, ये सारे टेंजेंट एक दूसरे को अगर हम आपस में मिलाते चले जाएं तो ये जो लाइन ऑफ फॉर्मेशन बनेगा ये बनेगा स्ट्रीम लाइन। तो यहाँ से हम लोगों ने स्ट्रीम लाइन देख लिया, स्ट्रीक लाइन देख लिया और पथ लाइन देख लिया। अब चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं एक्सेलरेशन इन फ्लूइड, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट टॉपिक ही चल रहा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग फ्लूइड के केवल वेलोसिटी की स्टडी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की और एक्सेलरेशन की। तो अब हम लोग आइए डिस्कस करते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड। एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड मतलब हम लोग ये डिस्कस करने चल रहे हैं डियर कि फ्लूइड में जो एक्सेलरेशन होगा वो हम उसी की स्टडी करने चल रहे हैं। अब एक्सेलरेशन हमारा कैसे हो सकता है, हम लोग बात करेंगे कि यदि किसी फ्लूइड की वेलोसिटी v हो, तो यदि कोई फ्लूइड की वेलोसिटी v हो, मान लो कोई फ्लूइड की वेलोसिटी समथिंग वेलोसिटी हो, वेलोसिटी हमारे लिए क्या है, कोई समथिंग वेलोसिटी है फ्लूइड की। अब ये जो समथिंग वेलोसिटी है ये हमारी क्या हो जाए, एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में हो और जेड डायरेक्शन में हो। ये हमारी क्या क्या हो जाए डियर, एक्स डायरेक्शन में हो जाए, वाई डायरेक्शन में हो जाए, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में हो जाए। तो इन सभी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा और जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। जब सभी डायरेक्शन में फ्लूइड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यदि किसी डायरेक्शन में फ्लूइड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये जो एक्सेलरेशन आएगा भी, तो इस एक्सेलरेशन में हम लोग कौन कौन सा एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्पोरल एक्सेलरेशन, या जिसे हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल एक्सेलरेशन जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, जिसे लोकल एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं। ये हो जाएगा लोकल एक्सेलरेशन, लोकल एक्सेलरेशन या इसी को कहते हैं टेम्पोरल एक्सेलरेशन प्लस लोकल एक्सेलरेशन प्लस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन।
लोकल एक्सेलरेशन प्लस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से ये टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जहां पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे डियर, तो हम लोग लोकल एक्सेलरेशन प्लस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन दोनों को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक वेक्टर वेलोसिटी फॉर्म में हम लोग इस एक्सेलरेशन को डिस्कस करने चल रहे हैं। वेक्टर वेलोसिटी फॉर्म में हम लोग एक्सेलरेशन को डिस्कस करने चल रहे हैं। मान लो कि जैसे कोई फ्लूइड की वेलोसिटी v है, तो v है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, x डायरेक्शन में u प्लस y डायरेक्शन में v प्लस z डायरेक्शन में w है। अब इन्हें वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो u i कैप कर सकते हैं, v यहाँ से v j कैप कर सकते हैं और w k कैप कर सकते हैं। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में i j k से इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। यदि कोई वेलोसिटी x डायरेक्शन में u है, y डायरेक्शन में v है, z डायरेक्शन में w है, तो इसे हम लोग i j k के फॉर्म में इस तरीके से ये हम लोग कर सकते हैं। ये हाई स्कूल से हम लोग इसको जानते हैं। तो इसी फॉर्म में हम लोग निकालेंगे कि यदि कोई हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, देखिए ये कोई वेलोसिटी, हम लोग वेलोसिटी वेक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। जब वेक्टर करेंगे तो i j k आएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो हम लोग निकाल रहे हैं वेलोसिटी u, अब ये जो u वेलोसिटी हमारी आएगी ये x y z तीनों डायरेक्शन में आ सकती है, x y x y। देखो ये जो वेलोसिटी मतलब इसके एक्सेलरेशन के लिए इसकी वेलोसिटी जो हम लोग देख रहे हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू z एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में भी तो आएगी। यदि x y z के रिस्पेक्ट में चेंज इन वेलोसिटी आएगी तो ये आएगा आपका किसके रिस्पेक्ट में, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में आएगा, ये i कैप। टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा तो ये हो जाएगा टेम्पोरल एक्सेलरेशन प्लस। अब इसी तरीके से चेंज इन वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू x, y, z एंड t। t का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, x y z का मतलब क्या हो जाएगा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन या स्पेस, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट और चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया, ये हो जाएगा j कैप प्लस यहाँ से अगर हम बात करें w, तो ये हमारा हो जाएगा x डायरेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ w इन x, y, z एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में इसकी वेलोसिटी को। अब यहाँ से वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग ले लेंगे तो अब हम लोग एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन देखेंगे। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन हम लोग ले लेंगे ax, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन हम लोग ले लेंगे ay एंड एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे az। तो इस तरीके से हम लोग x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, y डायरेक्शन में निकाल लेते हैं और z डायरेक्शन में निकाल लेते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग x, y और z डायरेक्शन का एक्सेलरेशन का फार्मूला नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए डियर, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन जिसे हम लोग क्या ले लेंगे, ax ले लेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग ax निकालेंगे, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन जब हम लोग ax निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा डियर, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू x डायरेक्शन इनटू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस चेंज इन वेलोसिटी dy बाई dt प्लस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू z इंटू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग ऐसे देखेंगे du अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt।
चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस डी यू की बात हो रही है, यू हमारी क्या है एक्स कोऑर्डिनेट में है, अगर यही वाई ले लेते तो हमारी क्या हो जाती वाई डायरेक्शन में हो जाती। तो इस तरीके से हम इसका एक इक्वेशन लिखेंगे और इसका जो फाइनलाइज इक्वेशन हमारा आएगा डियर एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ये जो फाइनलाइज इक्वेशन हमारा आएगा डियर, चूंकि हम ये जानते हैं फाइनलाइज इक्वेशन जब हमारा आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए डी एक्स अपॉन डी टी, डी डेल एक्स अपॉन डेल, जब हम लोग u इज इक्वल टू हम लोग ये जानते थे डेल एक्स अपॉन डेल टी, v इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल टी एंड w इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल टी, इस तरीके से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू यू कर सकते हैं, डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू वी कर सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल टी इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं w कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक मेन एंड इम्पॉर्टेंट एक्सेलरेशन हमारा ये निकलेगा, ये हो जाएगा u, इसकी वैल्यू u, ऐसे देखिए इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी डियर, इसकी वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर में, u डेल u अपॉन डेल x प्लस v डेल u अपॉन डेल y प्लस w, इसकी वैल्यू हो गई w डेल, ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल z इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा डियर एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन का मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, ये यू हो जाएगा। अगर यही हम वाई डायरेक्शन में लेना चाहें डियर, यही हम ऐसे लेना चाहें एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग लेना चाहें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ए वाई। अब ए वाई हो जाएगा तो सारे चीजें हमें यही रहेंगी, चूंकि वाई देखो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी u, वाई डायरेक्शन हमने क्या वेलोसिटी लिया है v, और जेड डायरेक्शन हमने क्या लिया है w। तो इस तरीके से अब ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए u डेल v अपॉन डेल x, मतलब चेंज इन वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट प्लस v, यहाँ पे हो जाएगा डेल v अपॉन डेल y प्लस w डेल v अपॉन डेल z। ये इसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल u डेल u डेल u, बाकी सारी चीज़ें हमारी कांस्टेंट है, यहाँ पे डेल v डेल v डेल v, इस तरीके से हो जाएगा। सेम वही अगर हम करें डियर एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन ए जेड, तो जेड डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी डेल w डेल w डेल w, क्यों, क्योंकि जेड डायरेक्शन में हम लोगों ने क्या लिया है वेलोसिटी w लिया है। तो जेड डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा u डेल w अपॉन डेल x प्लस v डेल w अपॉन डेल y प्लस w डेल w अपॉन डेल z इज इक्वल टू, ये सब बराबर किसके होगा 0 के होगा। तो इस तरीके से हम इसको, या यहाँ पे आप इसको 0 ना भी करो अभी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ax इज इक्वल टू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। ये इक्वेशन पूछे जाते हैं डियर, और आगे इन्हीं एक्सेलरेशन से रिलेटेड, देखो इसको आप समझो या ना समझो, ये और ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जैसे एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है डियर, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी होती है डी अपॉन डी एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है डी अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। फिर चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया डी अपॉन डी वाई इंटू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग ये जानते थे कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यू,
मतलब डी चेंज इन वेलोसिटी इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एक्स कोऑर्डिनेट u हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट में v और z कोऑर्डिनेट में w। तो इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो ये x कोऑर्डिनेट में आएगा ax इज इक्वल टू u du अपॉन डी एक्स प्लस v du अपॉन डी वाई प्लस w du अपॉन डी जेड, du या डेल कह सकते हैं। सिमिलर y डायरेक्शन में ay इज इक्वल टू, देखो u v w, इसे याद करने का ट्रिक ऐसे होता है, यहाँ से देखिए इसको याद करने का ट्रिक हम लोग कैसे लेते हैं। मान लो x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ax, y डायरेक्शन में ay और z डायरेक्शन में az हो गया। तो अब इसको याद करने का ट्रिक आपका कैसा होता है डियर, तीनों डायरेक्शन में u प्लस v प्लस w ये रहेगा, तीनों के लिए u प्लस v प्लस w रहेगा, तीनों के लिए u प्लस v प्लस w, ये तीनों के लिए रहेगा डियर, ये तीनों के लिए हमारा सेम रहेगा। अब जो चेंज होगा u, अब यहाँ पे देखो x डायरेक्शन में डेल u अपॉन डेल x, ऊपर डेल u ही रहेगा, डेल अपॉन डेल y, देखिए ऐसे देखिए डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z, यहाँ पे भी हो गया डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z, यहाँ पे भी डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y और डेल अपॉन डेल z। इतना तो हमारे लिए कॉमन रहेगा डियर, इतना याद करना कोई कठिन काम नहीं है। u v w सब में रहेगा, u v w सब में रहेगा, u v w देन डेल अपॉन, अभी इसको आप हटा दीजिए, देखिए u को हटा दीजिए, डेल अपॉन डेल x सब में रहेगा, डेल अपॉन डेल y सब में रहेगा, डेल अपॉन डेल z सब में रहेगा। अगर एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन में हम लोग निकालेंगे डियर, तो यहाँ पे सब में क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, यहाँ पे सब में क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन में निकालेंगे तो यहाँ पे सब में क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और सिमिलर एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन में निकालेंगे तो यहाँ सब में क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, यही चीज़ तो हमने लिखा है यहाँ पे, सब में w हो गया, सब में v हो गया, सब में क्या हो गया, u हो गया। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। अब यहाँ से हम लोग टोटल एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं डियर। टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लोकल एक्सेलरेशन प्लस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे डियर कि टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉशी रीमान इक्वेशंस क्या होते हैं, लाप्लास इक्वेशन क्या होते हैं, वर्टिसिटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो चलिए माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।